अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एमफिल के एमएस के, उन्हें अपने फाइनल सेमेस्टर में एक थीसिस राइट करना है और इसी तरह से जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स चूंकि उनका कंप्यूटर से आल्दो के थोड़ा बहुत टाइपिंग और लिटिल बिट मैनिपुलेशन तो वो सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन थीसिस की रिक्वायरमेंट कुछ उसके टेक्निकल स्टेप्स होते हैं कि टेक्निकली आपने किस तरह से रेफरेंसेस लिखने हैं या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो उसमें लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है, जिसकी वजह से वो अक्सर जो मुख्तलफ शॉप्स होती हैं और उनको ऑन पेमेंट वो वहाँ से अपनी रिपोर्ट वगैरह जो है वो उनसे फॉर्मेट करवाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो है वो रिपोर्ट कर दी जाए। तो इस प्रेजेंटेशन का एक्चुअली यही पर्पस है कि आपको बताया जा सके कि जो थीसिस लिखने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने किस तरह से उनको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट आप एक अच्छा थीसिस जो है वो लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं दो चीज़ें यहाँ पर सपोज ये कर रहा हूँ। एक तो ये कि आपको मैं कोई एमएस वर्ड में कोई टाइपिंग मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती हैं कि किस तरह से टाइप कैसे करना है, बोल्ड अगर कोई पैराग्राफ है कैसे करना है, लिटिल बिट फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अंडरलाइन वगैरह कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि अकॉर्डिंग टू थीसिस फॉर्मेट आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो किस तरह से आपने इसको लिखनी है। सबसे पहले तो जो भी हम इस यूनिवर्सिटी में आपको थीसिस लिखना है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है ये कुछ 4 या 5 6 चैप्टर्स हैं कि आपको पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का लिखना है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज़ जो इस वीडियो में कवर नहीं की जा रही, वो ये नहीं आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है। मतलब अगर आपका केमिस्ट्री का या आपका बॉटनी ज़ूलॉजी का कोई थीसिस है और तो आपने उसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो तो आपके जो सुपरवाइजर्स हैं या जो भी आपका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली कि मटेरियल मेथड्स या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले क्या चीज़ लिखनी है, मटेरियल मेथड्स में क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि एमएस वर्ड में अगर आपने उनको एक खास फॉर्मेट में लिखना हो, हेडर्स लगाने हैं, फुटर्स लगाने हैं और इस तरह से, तो किस तरह से आप ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने भी कुछ थीसिस लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की हुई हैं। मैंने वहीं से वो थोड़ा सा वहाँ से नोट किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं, गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थीसिस, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हेडिंग जो है वो 16 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और ये उन्होंने चैप्टर लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल एंड मेथड्स, हेडिंग, सब हेडिंग। तो उन्होंने लाइन स्पेसिंग शुड बी 1.5 इन टेक्स्ट एंड टेबल्स और फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन विद 12 पॉइंट्स। तो ये उन्होंने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर उसने कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। एंड देन द पेज लिमिट, ये मिनिमम पेज लिमिट है, दैट शुड बी 75 पेजेस। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से किस तरह से ये पांचों चैप्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह से इन सब चीजों को लिखा जाएगा, तो वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आल्दो वो थीसिस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, थीसिस में हम वो ऐसा नहीं लिखते, लेकिन हो सकता है बाद में आपने किसी जगह पर किसी जर्नल में कोई पेपर भी पब्लिश करना हो और उस पेपर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो थीसिस रिक्वायरमेंट से लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं। तो लाजमी नहीं है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो एज इट इज आपको थीसिस में ही प्लेस करना है, लेकिन कुछ वो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बाद में अगर किसी जगह पर आपको पेपर वगैरह अपना पब्लिश करवाना है तो शायद उस जर्नल की वो रिक्वायरमेंट हो, तो उस जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप किस तरह से अपना पेपर जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ एक स्टूडेंट है, उसका मैंने कुछ थीसिस, ये कंप्लीट थीसिस नहीं है बल्कि कुछ उसकी मैंने चैप्टर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। देखिए, ये जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, और इस इंट्रोडक्शन में उसने ये मटेरियल अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है। देन सेकंड चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू का, उसमें उसने कंटेंट्स लिखे हुए हैं।
और इसी तरह से उसने सारे चैप्टर्स, मटेरियल एंड मेथड्स का चैप्टर है और इसी तरह से बाकी भी। तो उसने मैंने उस थीसिस को शॉर्ट कर दिया है, 8 to 9 पेजेस का सिर्फ ये थीसिस मैंने रहने दिया है, उसका एक्स्ट्रा टेक्स्ट मैंने काट दिए। तो ऑलमोस्ट ये 6 चैप्टर का आप समझ लें कि एक थीसिस का एक शॉर्ट वर्जन है। अच्छा, अब ये जो थीसिस है इसे मैं कह सकता हूं कि ये मैंने अभी उसने सिर्फ आपने भी टाइप कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर आप देखें कोई आपका हेडर या मल्टी लेवल नंबर्स या कुछ इस तरह से मेंशन नहीं है। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी थीसिस की एक फॉर्मेटेड कॉपी भी है, लेकिन जिसके ऊपर ये हेडर आ रहा लिखा हुआ, और अगर आप इसको स्टार्ट करें तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाते हैं। हमें खुद मैनुअली ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये सब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाएंगी। और इसी तरह से चैप्टर 1 है और देखिए ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो हेडर चेंज हो गया, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर 2 एंड लिटरेचर रिव्यू। तो ये लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो साथ ही उसका हेडर भी और चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर। तो ये बेसिकली आप मैं चाहूंगा कि आपके पास जो ये थीसिस लिखा गया है जिसके ऊपर कोई हेडर फुटर और इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन आपके जो थीसिस की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए होने चाहिए, हेडर का ये स्टाइल होना चाहिए, फुटर का ये स्टाइल होना चाहिए, फॉन्ट उन्होंने कहा था कि फॉन्ट जो है वो 16 होना चाहिए। तो इस तरह से हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये मैंने ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड को यूज करते हुए बनाया है। आपके सामने कितना इजी है। अब ये सारी की सारी डिटेल इस टेबल पर अवेलेबल है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैंने सारा का सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट कर दिया है, और देखें अब लिस्ट ऑफ फिगर्स तो है लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब कैसे आप बड़े इजीली टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। बताना सिर्फ ये है कि ये मैंने सिर्फ एक दो क्लिक किए हैं एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गया। ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स के कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, लाइक नो टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है, लेकिन बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक क्लिक किया है और सारे का सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सारा जनरेट हो गया है। अगर आपका टॉपिक का पेज नंबर को चेंज हो भी जाता है तो ऑटोमेटिकली इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके उसका पेज नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका पेज नंबर चेंज हो जाएगा। तो अब आप स्टार्ट करते हैं, और जिसके लिए जो पहला आपके पेज पार्ट में है कि टेक्स्ट इन कॉलम्स। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप उस डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, आल्दो ये थीसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अक्सर आपके जो पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर जैसे जर्नल में पब्लिश करने हैं, तो वो आपसे शायद रिक्वायर करे कि आप इस कॉलम्स में ले आए या पहला कॉलम आप लोग इसको बनाएं। तो कॉलम्स में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए आप उस पहले तो उस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस पोर्शन को आपने कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। लाइक फर्ज करें मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन जो है कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जस्ट फर्स्ट पेज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्शन के बाद लेआउट टैब में जाएंगे, लेआउट टैब, और लेआउट टैब में जाके देखें कॉलम्स। और कॉलम्स में भी स्पेसिफाई है कि क्या ये आपने टेक्स्ट 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करनी है, जैसे न्यूज़पेपर कॉलम्स होते हैं। लाइक मैं इसे 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सिर्फ वो टेक्स्ट जो सिलेक्ट की गई थी, जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था वो उसी तरह से ही है, लेकिन जिसको मैंने सिलेक्ट किया था वो सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी अपनी जो टेक्स्ट है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका रिवर्स, फर्ज करें आपने कर तो लिया है लेकिन आप दोबारा उसको वन कॉलम में आप चाहते हैं कि वो वन कॉलम में ही आ जाए, यानी कि 2 कॉलम्स की ऑप्शन खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आप दोबारा कॉलम्स में जाके उसे वन कॉलम कर देंगे, तो सारी टेक्स्ट आपकी जो है वो वन कॉलम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक आपको किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे हेडर और फुटर्स लगाना है। हेडर ऐसा टेक्स्ट जो पेज एट द टॉप ऑफ द पेज ऑटोमेटिकली जो है वो हर पेज पर आ जाए। जैसे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, जो मैंने फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स किया हुआ है, तो इसको मैं हेडर का नाम दे रहा हूं, ये वाला, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1। ठीक है, और इसी तरह से जैसे ही चैप्टर 1 खत्म हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और देन लिटरेचर रिव्यू एंड चैप्टर 2। अब किस तरह से आप इसके हेडर फुटर्स को अप्लाई कर सकते हो? तो हेडर फुटर्स अप्लाई करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब, लेट्स सपोज मैं पहले पेज पर हूँ, यहाँ से फर्स्ट पेज पर हम ले लेते हैं और पहले पेज पर हम हेडर लगाने लगे लाइक दिस वन। ठीक है, और मैं अपने इस टेक्स्ट पे, जो कि इसके ऊपर कोई हेडर फुटर नहीं लगा हुआ, इस पर हेडर और फुटर्स हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्ट, और यहाँ पर आ रहा है हेडर। अब यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है कि अगर आपने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखनी है और लिखनी भी लेफ्ट अलाइनमेंट पर है, या आपने 3 टेक्स्ट लिखनी है कि एक लेफ्ट लाइन लिखनी है, एक मिडिल में लिखनी है, एक राइट लाइन पे लिखनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे ऑप्शन आ गई। वो कह रहा है कि टाइप हेयर, और मैं इधर अपना जो भी मैंने हेडर टाइप करना है, लाइक इंट्रोडक्शन, वो टाइप कर देते हैं, इंट्रोडक्शन। और क्योंकि ये मुझे सेंटर में कुछ नहीं लिखना, तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहां पर जाके लिख देते हैं चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1। तो इस तरह से आपने एक हेडर जो है वो बना लिया है, और अब आपने इस हेडर से एस्केप करना है। तो एस्केप की, जो कि बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे आती है, एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप हेडर फुटर से ऑप्शन से बाहर आ गए। अब देखें, ये पेज नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1, मैंने सिर्फ इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, लेकिन ये हर पेज के ऊपर आ गए। और दूसरा जो प्रॉब्लम आया है, ये हर पेज पे नहीं, बल्कि एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट चले गया है। एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट के टोटल 9 पेजेस हैं और उसमें 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन हर चैप्टर के ऊपर लिखा गया है इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1। ये देखें कि ये पेज जो है ये कुछ और है, और इसमें भी वही हर पेज के ऊपर लिखा गया है इंट्रोडक्शन चैप्टर 1। अच्छा, चले, मैं फर्ज करें आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लिटरेचर रिव्यू का, और इवन मैं यहाँ पर लास्ट पे जाके मैं इसका हेडर चेंज करता हूँ। ये मटेरियल मेथड्स का चैप्टर है, और मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर का हेडर जो है वो इंट्रोडक्शन ना हो, बल्कि मटेरियल्स एंड मेथड्स हो। अगर दोबारा हेडर में आपने जाना है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, टेक्स्ट आपकी इंडिपेंडेंट है। ये जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आप दोबारा उस हेडर और फुटर सेशन में आ जाए। देखिए, हेडर में आप लोग दोबारा से इस हेडर्स में आप लोग इंसर्ट हो गए। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और चूंकि ये चैप्टर नंबर 3 है, मटेरियल्स एंड मेथड्स, और ये चैप्टर 3 है। रिमेंबर, मैंने ये पेज 9 पे, पेज 4 पे जाके ये चेंज किया है। अब पहला जो चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है, और बाकी ये जो चैप्टर जो है वो मैंने 3 कर दिए। लेकिन अगर आप नोट करें तो अप टू पेज 1 वही चैप्टर में आ चुका है। ये चैप्टर 3, ये वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और अब पूरे डॉक्यूमेंट में चैप्टर 3 और मटेरियल मेथड्स के हेडर लग चुका है। मटेरियल मेथड्स अप टू लास्ट वन, इवन फ्रॉम द स्टार्ट एज वेल। ये तो अगर आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पेज के ऊपर बैठ के अगर आप हेडर चेंज करते हो, तो वो उस पेज का चेंज नहीं होगा, बल्कि उस पेज से ऊपर जितने पेजेस हैं और उस पेज से नीचे जितने पेजेस हैं, सारे के सारे पेजेस जो हैं वो बेसिकली उसके हेडर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि हमारा जो इस वक्त डॉक्यूमेंट है, लाइक ये 9 पेजेस का मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इस वक्त इस डॉक्यूमेंट के का एक ही सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है,
और जैसे ही आप हेडर चेंज करते हो तो वो पेज का हेडर नहीं एक्चुअली होता, वो पूरे सेक्शन का वो हेडर चेंज हो जाता है। तो मेरे 9 के 9 पेजेस जो हैं वो इस वक्त सब के सब पेजेस एक ही सेक्शन में आ रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं, सेक्शंस बनाने हैं। अब सेक्शन कह लें लॉजिकली होता है, जैसे हम अपने टीचर जो है कहते हैं जी बीएससी एग्रीकल्चर क्लास, क्लास तो बीएससी एग्रीकल्चर ही है, लेकिन उसके ए बी सी डी सेक्शंस बना दिए, पोर्शंस बना दिए, तो क्लास एक ही है। तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट एक ही कहलाएगा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अगर मुझे 5 डिफरेंट चैप्टर्स लिखने हैं और मैंने हर चैप्टर्स के लिए अलहदा से कोई सेटिंग करनी है, तो मुझे इसके 5 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब सेक्शंस किस तरह से आपने बनाना है, फर्ज करें कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ये सेकंड चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इससे ऊपर ऊपर वाला चैप्टर 1 है और इससे रिव्यू ऑफ लिटरेचर और ऑनवर्ड जो है वो चैप्टर 2 जो है वो बना दिया गया है। अब इसको कैसे आपने सेक्शन कैसे लगाना है, तो आपने यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक लगानी है, एक ब्रेक इंसर्ट करनी है। वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर वाला सेक्शन अलहदा कर देगा और नीचे वाला सेक्शन अलहदा कर देगा, और आप समझ लें कि 2 सेक्शंस बना देंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के। किस तरह से, तो सेक्शन ब्रेक लगाने के लिए आप लेआउट टैब में जाओगे और यहां पर आ रहे हैं ब्रेक्स, ये है पेज ब्रेक्स और ये है नेक्स्ट पेज ब्रेक। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क ये है कि नेक्स्ट पेज ब्रेक में क्या करेगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद चैप्टर भी नया स्टार्ट होना है, और आपको आइडिया है कि थीसिस जब आप लिखते हो तो हर नया चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट होता है। अब आप यहीं पर अगर आप ब्रेक कर देंगे तो सेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसी पेज से ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हर चैप्टर जो है वो न्यू पेज। और ऐसे बुक में भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चाहे वो हाफ पेज अभी ब्लैंक ही रहता हो, तो उस पेज से चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया जाता, नेक्स्ट पेज से है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप नेक्स्ट पेज ब्रेक लगाएंगे तो 2 काम होंगे, सेक्शन ब्रेक भी लगेगी, लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखें ये नेक्स्ट पेज पर भी चले गया, ये नेक्स्ट पेज पर भी चले गया है और इस पे ऊपर सेक्शन ब्रेक भी आ गई है। अब आप कहेंगे कि जी ये तो हमें नजर तो नहीं आ रही सेक्शन ब्रेक। अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्सर लोग कहते हैं, समझते हैं कि शायद अभी ब्रेक लगी नहीं है या हमें पता नहीं चल रहा कि सेक्शन ब्रेक हो भी गया है कि नहीं प्रॉपर, या आप काम आज कर रहे हो, कल दोबारा आए हो और आपको ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि क्या ये सेक्शन ब्रेक लगी हुई है या नहीं। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि अक्सर लोग शायद यूज नहीं करते और कंफ्यूज होते रहते हैं। कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, यानी कि वो आपको प्रिंटिंग में तो नजर नहीं आते, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो उनको अपने डॉक्यूमेंट में मार्क करता है, बताता है कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर जैसे एंटर लगाते हैं आप फर्ज करें मैं ये एंटर लगा के इसे नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ। अब मुझे कंफ्यूजन ये चल रही है कि ये इधर क्यों नहीं आ रहा। अभी तो मेरा ख्याल था कि शायद इधर स्पेस खत्म हो गई है, लेकिन अभी तो स्पेस है, तो ये इधर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, समटाइम हम कंफ्यूज इस चीज को करते हैं या हमें आइडिया नहीं हो रहा होता ये ब्रेक क्यों हो गया है। तो आप क्या करें कि आप होम टैब पे चले जाएं, होम टैब, और इस होम टैब पे आपको ये सिंबल नजर आएगा। इस सिंबल को हम कहते हैं पिलक्रो सिंबल, PILCROW, पिलक्रो सिंबल, या इसे हम कहते हैं ब्लाइंड पी। वो पी की तरह है और उसकी आंख शायद उन्होंने बंद की हुई है, ब्लाइंड की हुई, तो इसे ब्लाइंड पी या इसे हम पिलक्रो सिंबल बोलते हैं। एक्चुअली जब आप इसको ऑन करते हो तो देखिए ये अजीब तरह के सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में आ गए, ये पहले तो नहीं थे। मैं दोबारा से इसको ऑफ कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूं, तो अब देखें आपका डॉक्यूमेंट एज यूजुअल जैसे नॉर्मल आपने टाइप किया था, लेकिन जैसे ही आपने ये पिलक्रो सिंबल ऑन किया है तो अजीब तरह के इसके ऊपर ये ब्लाइंड पी ब्लाइंड पी ब्लाइंड पी, तो हर जगह से ये आ गए। एक्चुअली ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर इस जगह पर आपने जो
एंटर साइन प्रेस किए हुए हैं, आपने इन जगह पर एंटर साइन प्रेस किए हुए हैं। लाइक ये देखें, यहां पर एंटर साइन प्रेस था और आपको आइडिया नहीं हो रहा था ये टेक्स्ट आगे क्यों चली गई है। लाइक यहाँ पर करेंगे कोई आइडिया नहीं है, जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, और डेल करेंगे तो चूंकि आपने एंटर साइन ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया है, तो एंटर साइन हम यूज करते हैं कि अगर आपने किसी लाइन को खुद इंटेंशनली ब्रेक करना हो तो एंटर साइन लगा देते हैं, ठीक है। और अगर आप एंटर साइन को रिमूव करेंगे तो देन वो टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए ये सेक्शन ब्रेक आ रही है, यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि इस पेज के बाद नेक्स्ट है, लेकिन अगर आप इसको खत्म करेंगे तो देन देयर इज नो सेक्शन ब्रेक, अपेरेंटली नहीं है, और ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग में नहीं आएगी। लेकिन यहां से आपको कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक जो है वो आप अप्लाई कर चुके हो। देखिए मैंने पहले भी किसी जगह पर लगाई हुई थी, ये मुझे आइडिया नहीं था, तो सेक्शन ब्रेक खत्म करनी हो अपेरेंटली कुछ भी नहीं होगा, बस ये दोनों सारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक सेक्शन में ही ये बन जाएगा। वो इसलिए कि मैंने उसको सेक्शन को खत्म किया था, अ, उसको कहा था कि भाई आपने इसको कॉलम्स में लिखना है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कॉलम में लिखने के लिए कहा था, तो उसने खुद ही एक सेक्शन बना के कॉलम में लिख के, देखिए उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन इस दफा कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस ब्रेक का मतलब ये है कि वो उसको अगले पेज पे नहीं लेके जाएगा, ये खुद ही लगाएगा, ये हमने नहीं, इसको मैंने जो इंटेंशनली ब्रेक अप्लाई की है वो मैंने अपने चैप्टर को दूसरे चैप्टर से सेपरेट करने के लिए ये ब्रेक अप्लाई की है। तो पहले तो मैंने अब सेक्शन ब्रेक लगा दी, और इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शंस हो गए, इससे पहले पहले एक सेक्शन है, और इससे ऑनवर्ड ये सारा का सारा जो है, इससे ऑनवर्ड अब ये दूसरा सेक्शन जो है वो बन गया। अब मैं इस होम टैब को बिल्कुल सिंबल को ऑफ कर देता हूं ताकि मुझे वो अनयूजुअल सिंबल नजर ना आए। अब चूंकि ये 2 चैप्टर बन चुके हैं और मैं कह रहा हूं कि अच्छा ओके अब हम इसे चेंज कर लेते हैं। अब हम इसे चेंज ऐसे करते हैं कि यहां पर क्योंकि अब ये सेकंड चैप्टर है, तो यहां पर मैं उसे चेंज कर लेता हूं, इस चैप्टर की हेडिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर है। ये मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर कर दिया, और ये चैप्टर 2 था बेसिकली, और एस्केप की कर दी, ये तो ठीक हो गया चैप्टर 2। और अगर आप इसकी बैक पे जाके देखेंगे तो वो भी चैप्टर 2 हो चुका है, ये देखें, जबकि ये तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, ये चैप्टर 2, ये भी चैप्टर 2, ये भी चैप्टर 2, और अगला सारा चैप्टर 2। नेक्स्ट की तो समझ आती है क्योंकि नेक्स्ट अभी एक ही सेक्शन है सारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आखिर तक ये पूरे का पूरा अभी एक ही सेक्शन है, तो वो तो समझ आ रही है। लेकिन ये क्या हुआ है कि उसने पिछला भी चेंज कर दिया। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं इसको कि चले अब तो ये लहदा सेक्शन है, अब तो ये लहदा से सेक्शन है, तो ये तो इंट्रोडक्शन का रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और ये चैप्टर 1 होना चाहिए, एस्केप। और मुझे आइडिया भी है और मैं देख भी रहा हूं बिल्कुल सिंबल लगा के कि ये सेक्शन ब्रेक है, तो यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, इससे ऊपर ऊपर एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और इससे नीचे दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और वो रिव्यू है, लेकिन वो तो वहां पर भी चेंज हो गया अगेन, जबकि हमने दो सेक्शन ब्रेक्स भी लगाई हुई हैं। लेकिन जब एक सेक्शन में मैं हेडर चेंज करता हूं तो वो तो पूरे चैप्टर का चेंज हो जाता है, ये आखिर तक ये चेंज हो चुका है, आखिरी पेज तक। जबकि इसके तो 2 सेक्शन बने हुए थे, मैंने सेक्शंस में रह के ही हेडिंग चेंज किया है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? सेक्शन तो हमने बनाने ही बनाने हैं, सेक्शन में कोई मतलब नहीं, जरूरी है। अब आपने क्या करना है, जब आप इसका हेडर चेंज करने लगे और अगर आपने इसको ऐसे ही चेंज कर दिया तो इसने पीछे भी चेंज कर देना, और उसकी रीजन है ये मैसेज सेम एज प्रीवियस। क्या हो क्या रहा है, ये जो सेक्शन है इसका हेडर पिछले सेक्शन के हेडर के साथ लिंक है। देखिए ये ठीक भी है, वो किस तरह से, आपके 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 जो पेजेस हैं, आपका बुक है उसमें 20 चैप्टर है और उसका है
एलिमेंट्री मेथड्स उस बुक का नाम है। अब हर जगह पर आप यही लिखना चाहते हैं एलिमेंट्री मेथड्स, तो फिर तो अगर 10 चैप्टर है तो क्या हम 10 चैप्टरों में जाके ये वर्ड लिखेंगे? फिर तो ये ऑप्शन ठीक है कि हम किसी एक सेक्शन में चेंज कर दें तो वो 10 के 10 सेक्शन में ऑटोमेटिकली एलिमेंट्री मेथड्स का वर्ड आ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि हर चैप्टर का अपना हेडिंग आए, तो आपको पिछले के साथ इसका लिंक खत्म कर देना है। मैसेज है सेम एज प्रीवियस, और नोट करें ये आ रहा ऊपर देखिए लिंक टू प्रीवियस, बस ये आपने ऑफ करना है, ये पहले ऑफ करना है। आप समझ लें अब इसका ताल्लुक पिछले सेक्शन से खत्म हो गया है अब, और मैसेज भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप चेंज कर लें, इसका ताल्लुक पिछले सेक्शन से खत्म हो गया है, और अब अगर आप चेंज करेंगे, मैं ऐसे रिव्यू लिख रहा हूं और ये चैप्टर 2 था, चैप्टर 2, और एस्केप किया। अब यहां पर चैप्टर 2 रिव्यू है और इससे पीछे जाके सेक्शन ब्रेक में देख रहे हैं तो वो ठीक रहे, इंट्रोडक्शन दैट इज चैप्टर 1। तो इस तरह से आपने पहले सेक्शन ब्रेक लगानी है। तो सेक्शन ब्रेक जब लग जाएगी तो फिर आपने लाइक क्या करना है, उसका चेंज कर देना है। मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं, लिंक टू प्रीवियस कर दिया, लिंक टू प्रीवियस करेंगे ये खत्म हो जाएगा और जो पिछला हेडिंग है वो दोबारा आ जाएगा, पिछला हेडिंग दोबारा आ जाएगा। और आपने क्या करना है, लिंक खत्म कर दिया, अब जो टाइप करेंगे उसका डायनामिक लिंक नहीं होगा, यानी कि उसका पिछले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन के लिए जो है वो रह जाएगा, और इस तरह से आपका सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे चूंकि अब भी सारे का सारा एक ही सेक्शन में चल रहा है, तो जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर होगा, देखिए ना एक ही सेक्शन में ये सारा चल रहा है, और मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये बेसिकली एंटर साइन है। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आइडिया हो जाएगा कि ये टेक्स्ट आगे क्यों गई हुई है, तो एंटर की वजह से आगे गई हुई थी। ये भी रिव्यू है, एंड देन मटेरियल एंड मेथड्स। अब ये बेसिकली हमारे लिए थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना, मटेरियल्स एंड मेथड्स, तो ये हमारे लिए थर्ड चैप्टर है। तो इसको हम नेक्स्ट ब्रेक भी लगाना चाहेंगे और नेक्स्ट पेज पर भी इस चैप्टर को लेके जाना है। तो उसी तरह से लेआउट, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज ब्रेक, नेक्स्ट पेज पर भी आ गया है और सेक्शन ब्रेक भी हो गई। अब आप क्या करोगे, इस चैप्टर्स में आओगे, लिंक टू प्रीवियस पहले खत्म करोगे, अगर बाद में खत्म करोगे ना उसने तो चेंज भी कर देना है, जो भी आप मेथड्स, मटेरियल मेथड्स लिखना चाहेंगे, पेज 3, देन एस्केप चैप्टर 3, और उसके बाद ऊपर देखेंगे तो अब ऊपर वाला चैप्टर रिव्यू है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर है, और नीचे अब इसके बाद नीचे वाला सब एक ही चैप्टर चल रहा है, दैट इज मटेरियल एंड मेथड्स का, अप टू लास्ट। और जहां पर भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, अगेन जैसे ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का चैप्टर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली, अब देखें ये चीज ऑटोमेटिकली अगले पेज पर ही है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आप कहेंगे कि हम इसको ब्रेक लगाते हैं और नेक्स्ट पेज, इसने एक पेज ब्लैंक कर देना है, ये वाला, ये ब्लैंक कर देना है क्योंकि उसने नेक्स्ट पेज पे लेके गया है। तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे कंटिन्यूस ब्रेक की, यानी कि पेज ब्रेक ना, पेज को नेक्स्ट ना लेके जाए लेकिन सेक्शन को जरूर ब्रेक करे यहाँ पर। तो ब्रेक्स और इस दफा कंटिन्यूस। तो देखें उसने यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, अगर आप बिल्कुल सिंबल ऑन करेंगे, ब्लाइंड पी पैराग्राफ सिंबल भी बोलते, तो पता चल रहा है कि यहाँ सेक्शन ब्रेक आ चुकी है और अब ये सेक्शन ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये जो इसके बाद का सेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। और अब अगर आप चेंज करेंगे, ये देखें ये भी वही है, और अब फर्ज करें मैं यहाँ पर बैठ के चेंज कर देता हूँ, सबसे पहला काम आपने करना लिंक टू प्रीवियस खत्म करना है, और लिंक टू प्रीवियस खत्म करने के बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो भी है, देन इट इज चैप्टर 4 एस्केप। और जब आप नोट करेंगे तो उससे पहले पहले जो है वो तो उसी तरह से ही मेथड्स का थर्ड चैप्टर रहेगा, और उसके बाद वाला जो है और वो चैप्टर 4 दैट इज रिजल्ट चैप्टर जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह से आप सारा का डॉक्यूमेंट जो है वो अपना बनाएंगे, तो कम से कम
इस डॉक्यूमेंट की तरह वो सारी रीजन जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हेडर वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है कि आपको पेज नंबर भी लगाने हैं। लाइक अगर बॉटम पे आपको पेज नंबर अप्लाई करने हैं, और मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर आप नोट करें तो हेडर्स वगैरह तो इस पर आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो पेज नंबर्स वगैरह नहीं इस पर अप्लाई हो रहे। तो पेज नंबर अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट पेज के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाना है या सेकंड पेज पे। तो आप किसी सेक्शन में किसी भी जगह पर आप अपने कर्सर को रखते हुए इंसर्ट एंड देन पेज नंबर। अब पेज नंबर स्टाइल भी डिफरेंट है, क्योंकि मैं हेडिंग पे लगा चुका हूं तो हम पेज नंबर ले आते हैं बॉटम ऑफ पेज पे। अब बॉटम ऑफ पेज पे भी मुख्तलिफ ऑप्शन है कि आप सिर्फ लेफ्ट पे सिंपल लिखना चाहेंगे या सेंटर में लिखना चाहेंगे या राइट पे लिखना चाहते हैं, और फिर आगे भी स्टाइल है कि साथ आप पेज वर्ड भी लिखना चाहेंगे। लाइक मैं ये वाली ऑप्शन यूज कर रहा हूं, तो देखें कि ऑल्दो मैं शायद 7 या 8 पेज पे था, लेकिन हर पेज के ऊपर ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स जो हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हेडर फुटर अप्लाई हो चुके हैं, और सेम एज अ पेज नंबर भी जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आप कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, टाइपिंग की हुई है, रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, तो बाद में भी आप उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैंने जो आपसे जो दो चीजें जो डिस्कस की हैं, वो टेक्स्ट को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सेक्शन ब्रेक्स आपने कैसे अप्लाई करनी है, पेज नंबरिंग कैसे करनी है, हेडर फुटर कैसे आपने अप्लाई करना है, और मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो पिल क्रॉस सिंबल है, ब्लाइंड पी, पैराग्राफ मार्कर भी उसे बोलते हैं, वो किस तरह से आपने अपनी स्क्रीन पर अपीयर करना है ताकि आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो कर सकें। यहाँ तक तो पार्ट 1। और अगर आपको ये चीज बेहतर लगी, देखिए मेरा मकसद सिर्फ एक है कि बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो इस वक्त या नेक्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने थीसिस राइट अप में आना है, तो बजाय इसके कि वो शॉप्स पे जाए और उनको जाके कहें कि जी हमारा थीसिस आप टाइप कर दो, उनको पेमेंट करें, पैसे उनको पे करें, व्हाई नॉट वो खुद ही करें। बल्कि मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपनी सेल्फ अर्निंग भी करते हैं। मतलब अगर किसी के पास वो नहीं कर सकता या इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो वो अपना थीसिस तो टाइप करते ही करते हैं, वो अपने फेलोज का भी अर्न करते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि आप अपना बिजनेस भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि आप शॉप वाले को जो पैसे देते हैं आप खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसके कमेंट सेशन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जिसमें बुलेटिन कैसे करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट और टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाने हैं, सेशन हेडर्स कैसे देने हैं, साइटेशन कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो आप अपने कमेंट सेशन में इसे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको फौरन आइडेंटिफाई हो जाए कि कब है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अल्लाह हाफिज।